नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स विज्ञान का हमने स्टार्ट कर दिया है। तो क्लास 6 आज हम देखेंगे। बल हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इससे पहले 5वीं क्लास में हमने गति चैप्टर देखा था। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बना दी है उसमें, और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये पूरा आपका कोर्स है। बल पर हम पहुंच गए हैं। इससे पहले की सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बल होता क्या है? तो बल आप कहेंगे कि किसी भी चीज पे, जैसे यहाँ पर एक गेंद रखी हुई है, अगर गेंद पर आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं, तो यहाँ पर अभी गेंद रखी है, कुछ देर बाद क्या होगा, वो या तो यहाँ होगी या तो फिर अगर आप देखेंगे कि ये एक समतल मेज है तो ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो समझाया गया लास्ट में लाइन में, पहले स्टार्टिंग से समझते हुए चलिए कि जब हम किसी गेंद को धक्का देने की कोशिश करते हैं तो यह गेंद पर लगने वाले बल के कारण होता है, जो इसकी गति को बदल देता है। बाहर से लगाए गए बल में किसी विशेष वस्तु की स्थिति को बदलने की क्षमता होती है। और जिस दिशा में बल लगाया जाता है, यहाँ पर अगर कोई चीज याद और समझने वाली है तो दिशा को समझने वाला है, वह उस बल की दिशा के रूप में जाना जाता है। बाकी आप बल तो जानते ही हैं। आप खुद से सोच कर देखिए कि अगर आप बल इधर से लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ये इस तरफ आगे बढ़ेगी, नीचे से बल लगाएंगे तो आपका ऊपर जाएगी। अब कोई क्रिकेटर होता है, वो क्या करता है, बॉल को ऊपर ही तो फेंकेगा तो ऊपर ही तो जाएगी। तो इस चीज को यहाँ पर समझाने की बात की गई है। अब बल के संदर्भ में कुछ और पॉइंट, जैसे यहाँ पर आप एक गोलाकार गेंद देख रहे हैं और ये जो गोलाकार गेंद है ये एक स्पंज के रूप में है। और अगर स्पंज नहीं भी है, अगर आप देखिए बहुत हार्ड बॉल नहीं है, मतलब आप जितना प्रेशर लगा सकते हैं आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग वाली, आप देखते हैं रबड़ वाली बॉल भी आती है। तो कहने का मतलब है कि बल लगाने पर जो ये गेंद है इसकी आकृति में परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से हो गई, अंडाकार हो गई। तो बल लगाने पर गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाती है। तो ऑप्शन अगर प्रश्न में बनाया जाए कि बल लगाने पर किसी वस्तु की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तन हो जाता है, इस प्रकार से भी आपसे यानी सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। यही चीज अगर आप देखेंगे एक और एग्जांपल कि बल लगाने पर स्प्रिंग जो है वो फैलती है। तो यहाँ पर स्प्रिंग इस टाइप से है नॉर्मल फॉर्म में, जब आप इधर दोनों साइड से जो है इसे खींचते हैं इस तरीके से, तो जो स्प्रिंग है वो आपकी फैल जाती है। तो बल लगाने पर स्प्रिंग फैलती है, ये भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो इन सब चीजों से निष्कर्ष क्या निकला, उन निष्कर्षों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला कि ये किसी भी वस्तु की दिशा जो है वो बदलती है। मैंने बताया ना, जैसे गेंद है आपका, तो कहाँ से आप बल लगा रहे हैं, किस दिशा से बल लगा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो गेंद है वो आगे बढ़ेगी। तो ये जो है किसी भी वस्तु की दिशा को जो है वो बदलता है। दूसरा, ये एक पिंड को विराम की अवस्था से गति में कर सकता है। अब इससे आपको क्या याद रखना है, इससे आपको याद रखना है गति का समीकरण या न्यूटन का आप कहेंगे जो पहला नियम है, जिसमें हमने बताया था कि कोई भी वस्तु, जैसे यहाँ पर एक गेंद रखी है, ये तब तक यहीं पर ही रखी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल लगाकर इसे गति की अवस्था में ना किया जाए, या फिर ये तब तक ऐसे, अगर ये गतिशील, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि लुढ़कते हुए जो है वो जा रही है, और ये तब तक ऐसे ही लुढ़कते रहेगी जब तक जो है बाह्य बल लगाकर इसे रोका ना जाए। तो इससे बल की जो है आप डेफिनेशन में भी आप इसी पॉइंट को निकाल सकते हैं कि यह एक पिंड को विराम की अवस्था से गति में कर सकता है, कौन, बल। आगे बात करते हैं कि ये किसी वस्तु की गति को भी बढ़ा या घटा सकता है और साथ ही साथ बदल भी जो है वो सकता है। अब जैसे एक फुटबॉल है और नॉर्मली जो है वो लुढ़क रही है, अब देखते हैं ना उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो आपस में एक दूसरे को जो फुटबॉल होती है वो पास करते रहते हैं। तो एक कोई धीरे से पास करता है, कोई बहुत तेज से पास करता है। तो क्या कहने का मतलब है कि जब जितनी तेज आप बल लगाते हैं उसके हिसाब से वस्तु की गति को भी आप बढ़ा घटा या बदल सकते हैं। ये एक गतिशील पिंड को भी जो है वो रोक सकता है। और कोई चीज ऑलरेडी चल रही है, जैसे कि कोई गेंद ही आपकी लुढ़क रही है, तो आप आकर जाकर के उसे पकड़ लेते हैं, तो वो गतिशील पिंड जो है उसको आप रोक सकते हैं बल के प्रभाव के कारण। इसी प्रकार ये किसी भी वस्तु की आकृति या आकार को बदल सकता है। इस पॉइंट को हमने पीछे पिक्चर के माध्यम से देखा। जैसे आप इस, तो ये तो देखिए
हार्ड जो बॉल है यानी कि बहुत ठोस है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे आकार बदल नहीं सकते हैं। नॉर्मल आप अगर हाथ से दबाएंगे तो भले नहीं दबेगी, पर और बहुत बहुत से टूल्स आते हैं जिससे अगर इसे दोनों साइड से आप दबाएंगे तो ये कैसा शेप ले लेगा, कुछ इस टाइप से अंडाकार शेप ले लेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो है वस्तु की आकृति और आकार में बदलाव भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी चीज रटने वाली नहीं है, केवल आपको समझना है। अगर कोई ऐसा प्रश्न आए जो कि थ्योरी बेस्ड है तो आप जो है वो उसे कर सकें। अब बात करते हैं बल जो है उसके टाइप्स की। तो संतुलित बल और असंतुलित बल ये आपके होते हैं प्रबलता के आधार पर, और अलग से होते हैं उनको बाद में देखेंगे। पहले हम इनको देखते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल क्या होता है? यदि कोई भी वस्तु पर लगने वाले जो सभी बल होते हैं उनका परिणामी बल जो है वो शून्य हो, तो उस वस्तु पर लगने वाले सभी संतुलित बल कहलाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे ये एक मेज पर पुस्तक रखी हुई है, आप देख रहे हैं। अब इस पुस्तक पर बल लग रहे हैं अलग अलग। ये मान के चलिए कि एक पुस्तक पर बल नीचे लग रहा है जो कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। इससे एक इधर साइड रस्सी बंधी हुई है जो कि इसको इधर खींचने का प्रयास कर रही है। एक रस्सी इधर बंधी हुई है जो कि इसको दूसरी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। और एक इसके सामने बंधी हुई है जो इस तरफ खींच रही है, एक उस तरफ। यानी कि हर जगह जो है वो बंधी हुई है। बाई चांस मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए रस्सी, और वो क्या कर रही है, सब अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। पर यदि कोई भी वस्तु पर लगने वाले सभी बल, जितने भी बल मैंने यहां पर बताए, उनका परिणामी बल शून्य हो। परिणामी बल का मतलब कहने का यह है कि सभी बल परिमाण में एक दूसरे के समान हो। अगर आप खुद से सोचकर देखिए कि यहां पर अगर इतने बल ना हो करके केवल दो ही बल हो, एक इधर से हो एक इधर से हो, जैसे यहां पर एक्स वाई लिखा है तो एक एक्स है और एक वाई है, दोनों साइड खींच रहे हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ना बुक इधर जाएगी ना इधर जाएगी। तो ये कैसी स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है जहां पर सभी बल के जो परिमाण हैं वो सब बराबर हैं, और इस स्थिति में जो परिणामी बल है वो आपका कैसा है, शून्य है। तो इस वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वो संतुलित बल कहलाएगा। यानी कि ये ऐसे ही पुस्तक जो है वो रखेगी रहेगी, कहीं हिलेगी डुलेगी नहीं। समझ में आपको आया संतुलित बल? असंतुलित बल जस्ट इसके अपोजिट, कि जैसे किसी रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए और वह एक तरफ के लोगों को दूसरी तरफ ले आए। या आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, एक रस्सी होती है, उसमें जो है बहुत से लोग जो है उसको पकड़ करके जो है वो खींचते हैं, और उसी के पीछे और लोग उसको पकड़े रहते हैं। ऐसे करके होते हैं। बाई साथ मान लीजिए कि इस तरफ दो लोग हैं और रस्सी के इस तरफ जो है वो आपके तीन लोग हैं। एक है ये, एक और है, और एक और है। इस तरीके से आपके तीन लोग हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इधर दो वाले जो है इतना बल नहीं लगा पाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो रस्सी है वो आपकी इस तरफ जो है वो खींचकर चली आएगी। तो इस टाइप का जो बल है, जैसे कि रस्सी किसी को दोनों तरफ से खींचा जाए और एक तरफ के लोगों को दूसरी तरफ ले आए, तो ये आपका बैलेंस्ड जो है बल ना कहला करके अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो कहलाएगा। इसे हम अगर डेफिनेशन के तौर पर कहें तो कैसे कहेंगे कि यदि किसी पिंड पर लगने वाले कई बलों का जो परिणामी बल है, जैसे हमने यहाँ इस पुस्तक में समझा था, तो इस पर लगने वाले कई जो परिणामी या लगने वाले जो कई बल हैं उनका जो परिणामी बल है वो आपका जो लग रहा है वो इस प्रकार कार्य करे कि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं आपका असंतुलित बल। यहाँ पर परिणामी बल आपका शून्य नहीं होगा। असंतुलित बल में क्या होगा, परिणामी बल शून्य नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा कि जैसे ये पुस्तक रखी हुई है, तो ये जो पुस्तक आपकी है ये बल की दिशा में, अगर इधर साइड बल लग रहा है, इस चीज को समझ लीजिए। ये तो आप समझ गए ना रस्सी वाला एग्जाम्पल। तो इसको ऐसे समझिए कि इधर साइड जो है ये आपके खड़े हैं भैया लल्लू भैया, जो हमने उस दिन देखा था। ये कौन है आपके, लल्लू भैया। और इधर साइड कौन खड़े हैं भैया, ये खड़े हैं भैया आपके पिल्लू भैया। तो हमने देखा था उस दिन इन दोनों को। अब इन्हीं को लेकर हम फिर से समझते हैं कि लल्लू जो है इधर से खींच रहा है इस पुस्तक को, और उधर से पिल्लू खींच रहा है इस पुस्तक को। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे कि जो बल ज्यादा लगाएगा उस तरफ पुस्तक चली जाएगी। तो जो बल ज्यादा लगा रहा है, बल
उसी की दिशा में जो वस्तु है वो आपकी विस्थापित हो जाएगी। तो ये जो है आपकी वस्तु उसी तरफ विस्थापित हो जाएगी। ये चीज मैंने यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर आपको समझाई। ऐसे बल को हम कहते हैं असंतुलित बल। समझ गए होंगे आप। चलिए बात करते हैं अब बल के मात्रक की। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, या आप कहेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है बल का मात्रक होता है। अब ये जो मात्रक निकलता है इसके लिए आपको पता होना चाहिए बल का सूत्र। बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र होता है F बराबर ma। फॉर्मूले आपको ये सब रट के रखने हैं, क्योंकि आज तो हम केवल थ्योरी सेक्शन करा रहे हैं। आगे हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, तो क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएंगे जब ये सारी चीजें आती होंगी। क्योंकि हमने गति वाले चैप्टर में आपको विस्थापन पर, गति के समीकरण पर, सब पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। तो आपको हमने पहले वाले में पूरी थ्योरी कराई थी ताकि आप चीजों को तब तक रट लें। अब यहाँ पर ये भी आप समझिए कि सारी चीजें हैं क्या। तो जो F है ये आपका क्या है? ये आपका जो है वो फोर्स है, और फोर्स को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो F आपका क्या है? बल है। M क्या है? M आपका जो है वो द्रव्यमान है। इंग्लिश में हम इसे मास कहते हैं, और हिंदी में हम क्या इसे कहेंगे? द्रव्यमान। और A क्या है? A आपका त्वरण है, और त्वरण आपका इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आपका जो है यहाँ पर त्वरण है। तो ये आपको समझ में आया कि अगर आपके प्रश्न में ये दे दिया जाए कि बल निकालिए और द्रव्यमान ये है, त्वरण ये है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप ऐसा भी आपसे हो सकता है आपको द्रव्यमान दे दिया जाए और आपका त्वरण दे दिया जाए और कोई और चीज फाइंड करनी हो, क्योंकि हम इसमें और भी जो फॉर्मूले होते हैं उनको भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने त्वरण का भी फॉर्मूला देखा है। तो इसको हम यहाँ से सब करते हैं। तो इस चीज को समझिए, ये आप याद कर लीजिएगा F बराबर ma। इसी में ही आगे त्वरण A जो है इसको निकालने का सूत्र क्या होता है बताइए? मैंने बताया भी था आपको। तो इसका सूत्र होता है आपका A बराबर V अपॉन टी। जिनको नहीं याद है याद कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि ये A बराबर V अपॉन टी में A तो आपका जो है वो त्वरण है, ये V और T क्या है? तो V जो है आपका है वेग, और T जो है आपका है लिया गया समय। तो अगर प्रश्न में, आप ध्यान से समझिए, अगर प्रश्न में आपको वेग दे रखा हो और आपको समय दे रखा हो, तब आप त्वरण निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है प्रश्न में कि आपको प्रश्न में वेग और लिया गया समय दिया हो, और साथ ही साथ आपका m यानी कि द्रव्यमान दिया गया हो और त्वरण ना दिया गया हो। तो आप क्या करेंगे? इसी a बराबर p अपॉन टी से a निकाल सकते हैं। तो वो निकाल करके आप यहां पर रख दीजिए, या तो इस v अपॉन टी की वैल्यू डायरेक्ट ही आप इस m के बगल में जो a लिखा है यहां पर रख सकते हैं। तो रखने पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि F बराबर m v अपॉन टी आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला जो है आता है, जो उसको भी आप वैल्यू पुट करके आप दूसरा फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी प्रश्न में वैल्यू दे रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीजें याद रखनी है। ये हो गया आपका। चलिए अब बढ़ते हैं बल के प्रकारों की तरफ। अभी जो हमने बल के प्रकार देखे उसमें हमने ये देखा कि संतुलित बल और असंतुलित बल होते हैं, पर और कौन कौन से आपके बल के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका पेशीय बल, दूसरा होता है आपका यांत्रिक बल, तीसरा होता है घर्षण बल, चौथा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, पांचवा होता है आपका विद्युत बल, छठा होता है आपका चुंबकीय बल। तो ये सब आपके बल के टाइप्स होते हैं। एक एक करके सभी को समझेंगे। वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक और शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार आपके लिए हम ढेर सारी मेहनत करते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं पेशीय बल के बारे में। तो पेशीय बल क्या होता है? नाम में पेशीय है, मतलब मांसपेशियां आ रही हैं। तो हम दैनिक काम जो भी करते हैं, कोई चीज उठाते हैं, कोई वजन उठाते हैं, व्यायाम करते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, फांदते हैं, तो ये सब पेशीय बल के उदाहरण हैं। तो अगर आप इसे डेफिनेशन एक लाइन में कहें, आप कैसे समझाएंगे किसी को? तो आप कहेंगे कि मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को हम कहते हैं पेशीय बल। बस इतनी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं पेशीय बल। ये जो है आपका मनुष्य हो गया या जीव जंतु हो गए, वो कार्य करने में इस बल का यूज जो है वो करते हैं। अगर डेफिनेशन में आ जाए ना, कि जैसे डेफिनेशन में नहीं, ऑप्शन में आपको आ जाए कि पेशीय बल का इनमें से कौन सा उदाहरण है या नहीं है, तो आप यहां से पहचान लेंगे। दूसरे बल की बात करते हैं जो कि आपका है यांत्रिक बल।
यांत्रिक बल क्या होता है? जब दो वस्तुओं के बीच सीधा संपर्क होता है, जहां एक वस्तु बल लगा रही होती है जबकि दूसरी वस्तु विरामा की अवस्था में या गति की अवस्था में होती है, तो उसे हम कहते हैं यांत्रिक बल। इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि यहां से आप देखेंगे जब अगर चार ऑप्शन क्रिएट किए जाते हैं तो एक ऑप्शन यांत्रिक बल अवश्य डाल दिया जाता है, क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो जब दो वस्तुओं के बीच सीधा संपर्क होता है, खुद को आप एज्यूम कीजिए, जैसे आप जो है खड़े हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं, आपके सामने दरवाजा है, इस तरीके से आपका जो है वो डोर है और आप इस दरवाजे को जो है वो खोल रहे हैं, और ये दरवाजा सोच लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि उधर साइड भी खुल सकता है, बाहर की ओर भी या अंदर की ओर भी। तो जब दो वस्तुओं के बीच सीधा संपर्क होता है तो एक आप हो गए और एक दरवाजा हो गया। तो वहां पर एक वस्तु क्या कर रही है? बल लगा रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? इस दरवाजे को चाहे अंदर साइड की ओर खोलें या बाहर की ओर खोलें, कुल मिलाकर आप इस पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जबकि दूसरी वस्तु आपकी विराम की अवस्था में है, तो दरवाजा जो है आपका विरामावस्था में है, दरवाजा तो चलेगा नहीं, तो ये आपका विरामावस्था में है। तो ये जो गति है इसको हम कहते हैं यांत्रिक बल। एक चीज और समझिए, ये दरवाजा यहाँ पर तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, तो ये दरवाजा आपका जो है इस समय किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा विराम की स्थिति में ही रहे। दूसरा वाला गति की अवस्था में भी हो सकता है, तो इस चीज को भी समझ लीजिएगा। तो आपको ये समझ में आया कि यांत्रिक बल का एक एग्जाम्पल दरवाजे को धक्का देने वाला कोई व्यक्ति जो है यांत्रिक बल का उदाहरण होता है। और एक एग्जाम्पल ये भी समझ लीजिए कि गति की स्थिति में कैसे हो सकता है। तो आप ये भी समझिए कि यहां पर तो इस समय जो है ये फिक्स है आपका दरवाजा, पर अगर आप कोई कार्डबोर्ड सीट लीजिए, आप देखते हैं ना आपको कोई आर्ट वगैरह बनाई जाती, क्राफ्ट दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं? जो कार्ड सीट होता है उसको क्या करते हैं? काटते हैं। कार्ड सीट को आप कैंची से काटते हैं, तो उस स्थिति में जब आप उसे पकड़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं वो फिक्स है, वो हिलती डुलती रहती है, यानी कि गति की अवस्था में होती है। और उस स्थिति में जब उसे आप काट रहे हैं तो कोई आकृति बना रहे हैं, तो इसमें आप किस बल का यूज कर रहे हैं? तो इसी यांत्रिक बल का यूज जो है वो कर रहे हैं। बस इतना से आपको समझना है, बहुत ही बेसिक सा है। वैसे यांत्रिक बल आपका यांत्रिक बल की तरीके से ना हो देख करके यांत्रिक ऊर्जा करके भी काफी पूछा जाता है। तो ऑप्शन में जैसे दिया हो यांत्रिक ऊर्जा से क्वेश्चन आए तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी यांत्रिक बल ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? दो सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल। दो जो सतहें हैं उनके बीच लगने वाला कैसा बल? विरोधी बल, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी एक ही दिशा या विपरीत दिशा में जाने वाली वस्तु के लिए प्रतिरोध पैदा करना। जब हम साइकिल चलाते हैं तो एक घर्षण बल कार्य करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा बल जो दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करे, घर्षण बल कहलाता है। इसके टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स भी होते हैं, तो उनको हम अलग से देखेंगे। अभी यहाँ पर हम बेसिक सी चीजों को समझ रहे हैं। घर्षण बल जो है इसके एग्जाम्पल को समझ लीजिए। जैसे कोई वस्तु जो है इसका खिसकना, आप देखते हैं कि कोई वस्तु इस प्रकार से गेंदी है, धीरे धीरे इस साइड को खिसक रही है, पर कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वो आप देखेंगे रुकने का प्रयास करेगी। तो किसी वस्तु का खिसकना घर्षण बल के कारण है। भारी सामग्री को खींचना हो गया, आप खुद चलते हैं, और कलम से स्याही का जो प्रवाह होता है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। और आपने देखा होगा कि जैसे तारा टूटता है या उल्का पिंड आपके गिरते हैं, तो आप देखेंगे कि वो इस तरीके से अगर गिर रहे हैं तो साइड साइड से चिंगारी टाइप से उठती हुई आपको दिखाई देती है। तो वो भी घर्षण बल का ही उदाहरण होता है। जो बाहर का वातावरण होता है वो उससे जो है वो घिसते हुए चले आते हैं, तो आप देखेंगे तीव्र टाइप टाइप की आपको रोशनी दिखाई देती है। तो ये सब घर्षण बल के ही जो है वो एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं हमारा अगला। अगला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल जो दो वस्तुओं को द्रव्यमान से आकर्षित करता है, या आप ऐसे कहिए कि प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। एक पिंड अगर ये हो गया, एक पिंड ये आपका हो गया, इनके बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वो किस प्रकार का हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहें, जैसे पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो किस बल के कारण घूम रहे हैं?
क्यों नहीं वो अपनी जो अक्ष है वहां से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ऐसे ही आपका चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती किस बल के कारण ऐसा पॉसिबल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वही यहाँ पर समझाया गया, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें जमीन पर खींचता है और ये हमेशा लोगों को एक दूसरे की ओर खींचने की कोशिश करता है। कहने का मतलब कोई चीज आप ऊपर फेंकते हैं नीचे क्यों आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो बेसिक सा है और इसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अब गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल से आपसे पूछा जा सकता है। थ्योरी तो आपसे वैसे कोई यहाँ से क्वेश्चन ऐसा खास नहीं बनता है। ये चीज जरूर ध्यान रख सकते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला आपका है विद्युत चुंबकीय बल। ये जो बल है उसको कूलम्ब बल या फिर कूलम्ब इंटरैक्शन के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। ये जो है दो विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच का बल होता है। इस बल में जैसे चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आप देखते हैं ना कि कोई सेल ही आप देखते हैं उसमें एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, प्लस माइनस इस तरीके से होते हैं। तो जो डिफरेंट वाले साइन होते हैं, या आप चुंबक में भी देखते हैं जो अपोजिट होते हैं वो आपस में जो है अट्रैक्ट होते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट होता है। तो वही चीज यहाँ पर बात की गई है कि जो दो विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच का होता है, इस बल के अनुसार एक चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वैसे ही जो विपरीत है वो प्रतिकार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया भी गया है, जैसे लाइटनिंग विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका एक उदाहरण है। अब देखते भी हैं चुंबक में, अगर आपने देखा होगा पहले जो है इसके वो कराए जाते थे आपको प्रैक्टिकल टाइप के। जैसे एक चुंबक है, इसमें इधर साइड नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, और एक और आपको यहाँ पर दी जाएगी तो इस तरफ दूसरी साइड यहाँ पर साउथ होगा और ये एन इधर लिखा होगा। इस प्रकार से जो चुंबक है वो आपको दी जाती थी। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट होगी, पर अगर आप इसके जस्ट उधर से अपोजिट से लाएंगे तो ये भागेगी चुंबक। अब इसी में चुंबकीय बल रेखाएं आपसे खिंचवाई जाती थी, कुछ इस प्रकार से आपकी गोल 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 जो है वो निकल करके आती थी दोनों साइड में। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, पर कहने का मतलब आप समझ गए विद्युत चुम्बकीय बल का, कि दो विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच का बल। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। इनको समझ लीजिए, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगे। पहला जो टाइप्स होता है वो आपका होता है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल जब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। मान लेते हैं हम जैसे Q1 और Q2, ये जो है वो आपके आवेश हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो आपकी R है। और इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत जो बल है वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका होगा E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो E आप देख रहे हैं ना, इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं, और नीचे छोटा सा इस गोला टाइप का लगाया जाता है, इसे नॉट पढ़ते हैं। तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू, ये जो आवेश दोनों है Q1 Q2, इसको हम साथ ही में लिख के बताते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर आपका ये पूरा फॉर्मूला बनता है, ये आपका है स्थिर वैद्युत बल का। अब यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, वैसे अगर आप देखेंगे तो 9th 10th इनमें यहाँ इस पर बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम केवल बारे में जान रहे हैं, न्यूमेरिकल तो हम अलग से देखेंगे जिसमें भी वो जो चीजें आ सकती हैं। फिर दूसरा कौन सा टाइप्स होता है? दूसरा होता है आपका चुंबकीय बल। इसी के अंतर्गत चुंबकीय बल क्या होता है? दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। यहां पर अगर हम देखें, जैसे M1 और M2 प्रबलता वाले दो ध्रुव हम ले लेते हैं, इनके बीच की दूरी आपकी जो है R है, तो इनके बीच चुंबकीय बल क्या लगेगा?
इनके बीच जो चुंबकीय बल है उसका जो फॉर्मूला होगा वो 1/4 पाई म्यू m1 m2, यहाँ पर q1 q2 आवेश है, यहाँ पर m1 m2 प्रबलता वाले दो ध्रुव हैं, तो m1 m2 बटे 2 की पावर r, इस प्रकार से जो है वो होता है। यहाँ पर जो म्यू लिखा हुआ है इसको म्यू पढ़ते हैं, तो ये आपका यू टाइप से बनता है। तो ये जो है आपका ध्रुवों के बीच के माध्यम की चुंबकशीलता जो है उसको कहा जाता है। ध्रुवों के बीच के माध्यम की चुंबकशीलता। अब जैसे क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ड, तो इसमें वैल्यू दी होगी, कैसे रखना है वो सारी चीजें अलग से हम देखेंगे। केवल आप ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय बल में स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल, ये दो टाइप से आते हैं। इसके अलावा अगर केवल चुंबकीय बल की बात करें तो वो तो हमने उसके अंतर्गत टाइप्स देखा। कई बार ऑप्शन में डायरेक्ट चुंबकीय बल दे दिया जाता है, तो बेसिक से आप समझ जाएंगे कि वो बल जो विद्युत आवेशित कणों के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न होता है। दो मैग्नेट जो है उनके ध्रुवों के बीच चुंबकीय बल देखा जा सकता है। आपको मैंने बताया भी था, ये देखिए जैसे लिखा हुआ एस उस तरफ एन लिखा रहता है, तो इसी के अकॉर्डिंग और इसे चुंबकीय बल कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। तो ये तो बेसिक सा है, समझ गए होंगे आप। जितने भी बल के टाइप्स हैं ये हुए हमारे समाप्त। अब बात करते हैं हमारा उत्तोलक की, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। जो चीजें रह जाएंगी उसको हम आगे देखेंगे और प्रश्नों की प्रैक्टिस भी अगले वाले क्लास में करेंगे। तो उत्तोलक आपका तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है उत्तोलक में: आलंब, भार, शक्ति या आयास। उत्तोलक होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उत्तोलक एक सरल मशीन होती है। सरल मशीन का आप कह सकते हैं एक उदाहरण है आपका उत्तोलक। एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो कि किसी भी निश्चित बिंदु के आप कहेंगे परिता स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र हो, या एक लाइन में याद रखिए तो उत्तोलक एक सरल मशीन का उदाहरण है। अब उत्तोलक में आता क्या क्या है, आलंब आता है आपका, भार आता है, और तीसरी चीज है शक्ति या आयास। अब इसी पर ही जो है आपके जो उत्तोलक के प्रकार है वहां से क्वेश्चन जो है वो आता है। तो आलंब होता क्या है, आलम की बात करें तो वो बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की जो छड़ होती है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, उसे हम कहते हैं आलंब। भार क्या होता है, भार आप कहेंगे कि उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को हटाया या उठाया जाता है उसे कहते हैं हम भार। शक्ति या आयास क्या होता है, तो ये हम कहेंगे उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे हम कहते हैं आयास। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेहतर समझ में आपको आएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, यहाँ पर इस पत्थर को उठाने का प्रयास जो है वो कर रहा है। ये पत्थर है आपका, और इस पत्थर को उठाने का प्रयास कर रहा है, और इसके लिए क्या किया है इसने, इस प्रकार से एक छड़ का उपयोग कर रहा है। तो ये जो छड़ लंबी सी आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका उत्तोलक है। सबसे पहले इस चीज को समझ रहे हैं आप। उत्तोलक क्या करता है, एक प्रकार का सरल मशीन है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एक सिंगल यही एक पर्टिकुलर उत्तोलक है, कोई भी मशीन हो सकती है। वो मशीन क्या होती है जो आपका काम सरल करे। तो ये आपका काम सरल कर रही है इस समय ये छड़, तो ये छड़ क्या है, ये आपकी उत्तोलक है। अब यहाँ पर जो आप शक्ति लगा रहे हैं, कहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर आप पकड़ करके एक एक इस हाथ से पकड़े हुए हैं, एक इस हाथ से पकड़े हुए हैं, तो जो आप पूरी पावर लगा रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं, वो कहाँ पर लगा रहे हैं, इस छड़ के इस किनारे पर लगा रहे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये जो शक्ति या आयास है आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लग रहा है। पहली चीज आपको समझ में आई। दूसरी चीज आपको इस चीज को समझिए कि यहाँ पर जो ये पत्थर बड़ा सा है, इस पत्थर पर जो भार लग रहा है वो कहां पर लग रहा है, ये जब आप इस रस्सी ये जो छड़ है इसको नीचे की ओर दबाएंगे तभी तो पत्थर ऊपर की ओर उठेगा, तभी तो उठेगा। तो भार आपका इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तो इस प्रकार से आप भार भी यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं। और आलम्ब देखेंगे तो आपका ये नीचे साइड लग रहा है। आलम्ब मैंने बताया था ना, जहां पर आपका जो बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की जो छड़ है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, उसे घुमाना है जिस तरफ, जिस दिशा में लगाना है, जिस तरफ उठाना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीजें आपकी होती हैं उत्तोलक के अंतर्गत। अब इसी के होते हैं टाइप्स। तो तीन टाइप्स होते हैं उत्तोलक के। एक आपका होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एक द्वितीय श्रेणी और एक तृतीय श्रेणी। तो जो पहली वाली श्रेणी होती है उत्तोलक की, इसमें आपका आलंब, मैंने आपको ट्रिक बताई है, एप्स आपको याद रखना है इस प्रकार से। अब इसी में ही आप क्रम देंगे, तो ए बी सी में एक, बी में दो और एस में तीन। तो आप अगर चलना शुरू करेंगे तो पहले ऐसे जाएंगे,
फिर दोबारा जब चलना शुरू करेंगे तो 2 से 3 पे जाएंगे और 3 से 1 पे आएंगे, यानी दूसरे पे क्या आएगा, बी एस ए। पर ये क्रम आपको नहीं लिखना है, क्रम आपको इस प्रकार से लिखना है कि जब अगले पे पढ़ेंगे तो उसको सेंटर में रखना है आपको। यानी पहले आपने एबीएस लिख लिया, एप्स आप जानते हैं, सिक्स पैक बनाए जाते हैं तो उसी से आप याद रख सकते हैं, एप्स तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब इसमें 1 2 3 आपने क्रम दे दिया, तो अब 1 2 3 चल चुके हैं तो आप 2 से चलेंगे, तो 2 यानी कि आपका भार है, तो भार कहाँ पर आएगा, भार सेंटर में आएगा। और बाकी जो आगे का क्रम है एस और ए यानी कि शक्ति और आलम, ये आपका इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर और आगे बढ़ेंगे तो शक्ति जो है वो आपका सेंटर में आएगा, तो बाकी आपके आलम और भार ये किनारों पर आ जाएंगे। तो इस चीज को खाली आपको देखना है कि 1 2 3 में पहले 1 आपका सेंटर में, इसमें तो सेंटर वाली कोई बात नहीं है, ये तो आप ऐप समझ रहे हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसको बीच में रखना है, बाकी को किनारे, और फिर तीसरे को रखना है, बाकी को किनारे। तो ये क्रम क्या है एप्स का, इस चीज को समझिए। ए से आपका आलम्ब है, बी से आपका भार है, और जो एस है इससे आपका शक्ति है। तो अगर आपसे पहला पूछा जाए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन किसके बीच में आता है, तो आप कहेंगे जो भार है वो आपका। पर यहां पर एक चीज अगर देखेंगे तो बी जो है, भार जो है वो सेकंड में तो ऑलरेडी सेंटर में आ चुका है, तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि भार इसमें बीच में नहीं आएगा, जो सबसे पहला वाला ए है वो आपका जो है वो बीच में आएगा। कहने का मतलब ये है, बस आपको इस प्रकार से एप्स लिखना है। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, एप्स लिखना है। अब जो पहला वाला है ए, ये आपका सेंटर में आएगा, किसके, बी और एस के। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आप क्या कहेंगे कि जो आलंब है, इस चीज को समझिए, जो आलंब है वो भार और शक्ति के बीच में आएगा। फिर जब बी पर बढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे कि एक जो गोला हमने लगा लिया उसको छोड़कर बी वाला जो है वो सेंटर में आ जाएगा, और बाकी ए और एस या एस और ए जो है वो किनारों पर आ जाएंगे। तो हम दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में कहेंगे कि भार आयास और आलंब के बीच में, या आयास और, आयास को शक्ति भी कहते हैं ना, तो आलंब और शक्ति के बीच में आ जाएगा। और फिर हम एस की तरफ बढ़ेंगे तो एस में जब गोला लगाएंगे तो एस को बीच में रखेंगे, यानी ए और बी बचा, यानी ए और बी हम साइड में रख देते हैं। यानी कि जो शक्ति है या आयास है वो आपका आलंब और भार के मध्य होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कॉस किसके सेंटर में रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। केवल आपको इतना कर लेना है, एप्स लिखने के बाद पहले वाला जो है इसको एक बार बीच में रखना है, फिर दूसरे नंबर पर इसको बीच में रखना है, फिर तीसरे वाले में एस को बीच में रखना है, बाकी दोनों को किनारे कर देना है। तो ये तो हो गया आपका किस उत्तोलक में कौन चीज कहां पर आता है। अब इसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला वाला जो श्रेणी है उसमें आपका कैंची आता है, आपका हैंडपंप आता है, झूला आपका आता है, ये सब आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण में है। दूसरे में आपका सरौता सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक पहिया वाला ठेला हो गया, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन है वो आपकी आती है सेकंड वाले में। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तीसरे की बात करें तो इसमें आपका चिमटा बहुत पूछा जाता है, और आपका स्टेपलर हो गया। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो दो ही तरीके से बन सकता है, एक आपका आलम भार और आयास से, और दूसरा आपका इसके एग्जाम्पल से। अब आप ये सोचेंगे कि जो इसके एग्जाम्पल हैं क्या इसको रटना पड़ेगा, तो आप रट भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। समझ कैसे सकते हैं, जैसे चिमटा को ही हम लिख लेते हैं, तो चिमटा आपका कुछ इस प्रकार से आपका होता है, इस प्रकार से चिमटा होता है। और जो भी चिमटा है किसमें आ रहा है, तीसरी श्रेणी में आ रहा है। तीसरी श्रेणी में मैंने क्या बताया, आप लिखिए तुरंत एब्स। तो तीसरे में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यानी कि जो शक्ति है वो इसमें बीच में आती है। तो यहाँ चिमटा में अगर आप देखेंगे तो बीच में आपकी आती है शक्ति, और किनारों पर क्या आता है आपका आलम्ब और भार आता है। तो आलम्ब कहाँ पर आएगा, इस किनारे पर हम आलम्ब रख लेते हैं, क्योंकि हम इसे घुमा सकते हैं किसी भी तरीके से। जब चिमटा आप यहाँ पर पकड़ते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग से तो आगे पीछे हल्का सा कर सकते हैं, तो यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। और जो यहाँ वाला साइड है इस पे आपका भार हो जाएगा। भार के रूप में आप कह सकते हैं जितना भी आप यहाँ पर शक्ति लगाते हैं, अब यहाँ से पकड़े हुए चिमटा, आप यहाँ पर अंगूठा दबा के उसे पकड़े हैं, रोटी को ही पकड़े हैं, इस तरीके से समझिए। तो यहाँ पर शक्ति लग रही है, किनारों पर बार आ रहा है, इधर पर आलम्ब है। तो ऐसे पहचान भी सकते हैं अगर आपको नहीं याद है इसके एग्जाम्पल। बाकी थोड़े से एग्जाम्पल होते हैं, आप रट भी सकते हैं। तो सभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो समाप्त हुआ। इसी चैप्टर में कुछ और चीजें भी हैं
अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल को हमने पहली वाली क्लास में देखा था, पर उसके अलावा भी जो एक दो चीजें हैं उनको हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे। आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, पर समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा। तो ये प्रश्न आपका है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार है वो है। पहला ऑप्शन कह रहा है शून्य है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अनंत है, तीसरा कह रहा है ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम है और चौथा कह रहा है कि विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।